हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिसोल्यूशन का एक स्पेशल पार्ट सीखने जा रहे हैं। पेपर के अंदर जो आती है वो होती है जर्नल एंट्रीज, यानी हमने अभी तक सीखा टी शेप अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं इस चैप्टर में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में पेपर के अंदर इसमें से जर्नल एंट्रीज ही आ रही है कई सालों से, तो चांसेस है कि अभी भी जर्नल एंट्री आए। 6 नंबर का सवाल होता है, जनरली 5 या 6 पॉइंट्स आते हैं, हर पॉइंट का एक एक नंबर होता है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो वही है जो आपने पहले सीखा, फिर भी मैं आज 3 बातें आप लोगों को स्पेशल जर्नल एंट्री करते समय याद रखने को बोल रहा हूं। आज की क्लास जिस बात से शुरू कर रहा हूं, ये बात याद रखना, आज और कल 2 दिन की क्लास में जब तक जर्नल एंट्रीज के सवाल करेंगे और पेपर में भी जब जर्नल करके आओगे, तब ये जो 3 बातें मैं बता रहा हूं, इन 3 बातों को जरूर याद रखना, ठीक है। कोई भी पॉइंट गलत नहीं होने वाला, बस इन 3 बातों का याद रखो। बेटा डिसोल्यूशन के चैप्टर में है ना, डिसोल्यूशन के चैप्टर में जर्नल एंट्री करते समय केवल 3 शब्द काम में आते हैं। पता है कौन कौन से? एक आता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आता है कैश या बैंक, कोई भी एक वर्ड बोल दो। क्या लिखूं? कैश लिख दूं? चलो कैश लिख लो। और तीसरा वर्ड काम में आता है बेटा पार्टनर का नाम, यानी पार्टनर्स कैपिटल कह देता हूं। जब मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल, इसका मतलब एज कैपिटल या बीज कैपिटल, ऐसे पार्टनर का नाम। जान के हैरानी होगी, जितने भी सवाल आएंगे उन सवालों के अंदर इन 3 शब्दों के अलावा कोई भी चीज डेबिट या क्रेडिट नहीं हो सकती। यानी जो भी जर्नल एंट्री बनानी है, जैसे मान लो अपन 11th में जर्नल बनाना सीखा था, वहां राम को माल बेचा तो क्या एंट्री होती थी? राम डेबिट टू सेल। श्याम से माल खरीदा तो क्या एंट्री होती थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। आपको नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुद्दा यह कि बहुत सारे वर्ड यूज होते थे। डेबिट में कुछ भी आ सकता था, क्रेडिट में कुछ भी आ सकता है। डिसोल्यूशन के चैप्टर में अभी आज हम जितनी भी एंट्री बनाने वाले हैं, उनके अंदर केवल 3 ही वर्ड्स यूज होंगे, या तो रियलाइजेशन या कैश या कैपिटल। डेबिट होंगे तो इन तीनों में से कोई डेबिट होगा, क्रेडिट होगा तो इन तीनों में से कोई क्रेडिट होगा, चौथा वर्ड आएगा ही नहीं। ये ट्रिक्स बता रहा हूं आप लोगों को। अब डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, उस ट्रिक को समझ लो। जो मैंने कहा 3 बातें बता रहा हूं, वो 3 ये हैं। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का रूल पता है क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसका रूल है कि जिस सिचुएशन में आपको नुकसान होता हुआ दिखे तो रियलाइजेशन को क्या कर देना? और अगर फायदा होता हुआ दिखे तो क्या कर दोगे? क्लियर है बेटा? कैश का रूल तो 11th क्लास से सबको आता है। क्या रूल है कैश का बेटा? कैश अगर बढ़ता है, अगर आपको कैश आता हुआ दिख रहा है, कैश बढ़ता हुआ दिखे या कैश आता हुआ दिखे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या कर दोगे? डेबिट। कैश अगर कम होता हुआ दिख रहा है या जाता हुआ दिख रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या करोगे? क्लियर है? यानी अगर आपको सवाल पढ़ के ये लग रहा है कि पैसा आपके पास आ रहा है तो डेबिट कर देना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा आपके पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट कर देना। डन। तीसरी बात, पार्टनर। बेटा पार्टनर एक पर्सनल अकाउंट है, इस पे रूल क्या लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपकी इमेजिनेशन में, यानी जब सवाल का पॉइंट पढ़ा, उस पॉइंट को पढ़ के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पार्टनर को सामान दिया है हमने, वो रिसीवर दिख रहा है, गिवर दिख रहा है? बोलो। रिसीवर है ना, अपन ने उसको सामान दिया, वो स्टॉक उठा के ले गया। पार्टनर टुक ओवर स्टॉक ऑफ ₹10,000। यहां पे पार्टनर रिसीवर दिख रहा है, गिवर दिख रहा है? क्योंकि पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है, यानी पार्टनर क्या है? रिसीवर है। ठीक है। पार्टनर ने कहा कि मैं किसी लायबिलिटी को पे कर दूंगा, कह रहा है मैं अपनी बीवी का लोन पे कर दूंगा। यहां पे वो रिसीवर है, गिवर है? क्योंकि वो पैसे पे करने की बात कर रहा है, यानी वो गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल लगा देना। यानी 3 अकाउंट ही काम में आएंगे जर्नल एंट्रीज में। तीनों पे रूल क्या लगना है बेटा? ये रूल लगना है। ये बेटा बिल्कुल छुपा हुआ रहस्य है, बच्चे पेपर में बैठे बैठे कंफ्यूज होते रहते हैं एंट्री क्या बनाएं। बहुत सिंपल सी बात है, 3 ही शब्द यूज आएंगे। उन 3 शब्दों में से कोई भी एक पकड़ लो। जैसे मान लो आप एक बात पकड़ लो कि रियलाइजेशन को पकड़ लिया हमने, जैसे रियलाइजेशन का रूल याद रख लिया मेन दिमाग में, बाकी दोनों भी याद रखने हैं लेकिन रियलाइजेशन पर लगा लिया। फायदा हो रहा है, नुकसान। नुकसान हुआ तो जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, फायदा हुआ तो जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, यानी 2 रियलाइजेशन। अब एक बात पक्की है, एक चीज अगर डेबिट हो गई है तो क्रेडिट इन दोनों में से कोई होगी। अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख देना, और अगर कैश में बेची है तो कैश लिख देना। ठीक है। चलो इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, बस वो 3 बातें समझ में आ गई जो मैंने बताई। आज की पूरी कहानी, कल की पूरी कहानी इसी पे डिपेंड है हमारी। ठीक है। करें शुरू। एक सवाल हम लोगों ने कॉमन क्वेश्चन ढूंढ लिया है नई पुरानी बुक में, क्योंकि अलग अलग सवाल है। जेम्स के नाम से एक सवाल है जो सीबीएसई 2011 में आया हुआ है, देखें। ठीक है। नई बुक में 34 नंबर पे है, पुरानी बुक में अलग अलग मिल सकता है। ये जेम्स के नाम से क्वेश्चन है, पहला पॉइंट जेम्स के नाम से है इसमें। करें शुरू। अभी कोई कॉपी मत करना, आराम से रिलैक्स होकर बैठो, बाद में पूरा टाइम दूंगा कॉपी करने का, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो। ठीक है। पहला पॉइंट, पहले पैराग्राफ पढ़ते क्या लिखा है जेम्स वाले में। एक लंबा सा पैराग्राफ है सर, 4 लाइन का,
पढ़ें इसको, बाद में देखेंगे कि ये हमेशा यूजलेस होता है। आप पढ़ लेते हैं पहले इसको। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है किस सिचुएशन में, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तब करनी है। आगे क्या लिखा है, फर्म ऑफ जेम्स एंड हैदर who were sharing profit and losses in the ratio 2:1, यानी इस सवाल में जेम्स और हैदर पार्टनर हैं और उन दोनों का रेशो क्या है 2:1। 2:1 का मीनिंग जानते हो? जो लोग 2:1 का मीनिंग नहीं जानते वो पहले ये समझ लो एक बार कि अगर हमारे पास मान लो 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये जेम्स और हैदर दोनों में बटेगा, तो 2:1 का मतलब ये होता है कि जेम्स को कितना मिलेगा 10,000 का 2/3 और हैदर को कितना मिलेगा 10,000 का 1/3। ये 3 कहां से आया सर? पहले बंदे का नाम जेम्स था, दूसरे का हैदर, यानी जेम्स को मिलेगा 2 और 1 3, 2/3, हैदर को मिलेगा 2 और 1 3 यानी कि 1/3। क्लियर है बेटा लास्ट बेंच दोनों को? ये बात पता है आप लोगों को रेशो का मीनिंग क्या होता है? चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सवाल में आगे क्या लिखा है, द वेरियस असेट्स अदर देन कैश, the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account, यानी ये जो आगे आपको 5-6 पॉइंट बताने वाले हैं, ये पॉइंट्स तब बात करने हैं आपको जब ये लोग एक काम कर चुके हैं, क्या सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को कुएं में डाल चुके हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो? उन्होंने क्या लिखा है, कह रहे ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट ही तो वो कुआं होता है ना बेटा, जिसके अंदर हम सारी असेट और लाइबिलिटीज को डाल देते हैं। यानी हमें किसी भी असेट को कुएं में डालने की एंट्री नहीं करनी, किसी भी लाइबिलिटी को कुएं में डालने की एंट्री नहीं करनी, हमें उसके बाद के स्टेप करने हैं। समझ गए? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है बेटा? एक कुआं जिसके अंदर असेट डालते हैं तो नुकसान होता है, लाइबिलिटी गिराते हैं तो फायदा होता है। कह रहे ये काम हम कर चुके हैं, हम सारी असेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके हैं। आप तो बस क्या करो, ये जो 6 पॉइंट हमने दिए हैं, इन 6 पॉइंट की 6 जर्नल एंट्री बना दो और 6 मार्क्स ले जाओ। ठीक है, तो देखिए बेटा अब शुरू करें। अभी वीडियो हो गई है लगभग 7 मिनट की। देखते हैं जरा पेपर में 6 नंबर का सवाल करने के लिए 12 मिनट मिलते हैं, तो 12 मिनट यानी 19 मिनट तक क्या हम इसको कवर कर पाते हैं? अभी 7 मिनट तो हो चुके हैं और सवाल अभी नहीं पढ़ा है, सवाल अब शुरू होगा। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? जेम्स और हैदर पार्टनर है 2:1 में, इस पूरे पैराग्राफ पे बस यही निकला। अब सवाल शुरू कर रहे हैं, करें। पहले पॉइंट से सीखते हैं जर्नल एंट्री बनाना। सुनना बेटा, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना और खुद को हमेशा बिजनेस मानना, पार्टनर नहीं। यानी ना आप जेम्स हो ना आप हैदर हो, आप वो बिजनेस हो जो बंद हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं पहला पॉइंट। तो ये रहा आपका सवाल। अब जेम्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन 10,000, इसका मतलब क्या हुआ? जेम्स ने ये कहा, ये एक पार्टनर है जेम्स, ये क्या कह रहा है? कह रहा भाई, ये हमें बोल रहा है फर्म को, कह रहा मैं अपने भाई का लोन चुका दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसने फर्म को क्या बोला? जेम्स ने बोला कि मैं अपने भाई का लोन यानी लायबिलिटी चुका दूंगा, आप टेंशन मत लो। आई बात समझ में? पहली बात तो जेम्स रिसीवर है या गिवर है? गिवर। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 34 न्यू बुक का है ना, ओल्ड बुक में अगर कॉमन है तो बता दो। 34 37 या चलो जो भी है, ठीक है, ओल्ड बुक में 37, ठीक है। चलो क्या कर रहा था मैं अभी? हाँ, पहली एंट्री पास कर रहा था, तो मैंने एक बात देख ली कि यार जेम्स तो गिवर है बेटा, क्योंकि वो पैसे देने की बात कर रहा है, तो उसे डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट करूं। पेपर में आराम से सोचा बैठ के बिल्कुल फ्री टाइम में कि जेम्स गिवर है तो जेम्स तो हो गया क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? नहीं, किसने बोला? आराम से, आराम से। पहली बात तो ये देखो कि क्या आपको, आप फर्म हो, आप बिजनेस हो, आपको अपने गले में कैश आता हुआ दिख रहा है क्या? ये डेबिट है ना। डेबिट का मतलब कैश अगर आएगा तो ही तो डेबिट होगा। क्या इस सिचुएशन में आपको कैश आता हुआ दिख रहा है? नहीं। जर्नल एंट्री में 3 ही नाम आने थे, हाँ या ना? पार्टनर का नाम आ चुका है, कैश आ नहीं सकता, क्या बचा? आई बात दिमाग समझ में, ट्रिक समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या सिखा रहा हूं मैं? कैश क्यों नहीं आ सकता भाई? कैश पैसा इस इमेजिनेशन में इसने बोला मैं अपने भाई का लोन चुका दूंगा, क्या हमारे गले में पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो जब कैश डेबिट नहीं हो सकता तो तीसरा आइटम बचा कौन सा? रियलाइजेशन। बस सर पेपर में बैठ के एंट्री बन गई, ये लो कितनी? 10,000 सर। लेकिन फिर भी है ना, एक बात ये क्लियर करवा दो ना कि रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ, है ना? ये भी एक बार सीख लें। ट्रिक तो समझ में आ गई कि 3 ही शब्द आते हैं, एक ही हो गया, दूसरा कैश हो नहीं सकता, तो तीसरा रियलाइजेशन है। लेकिन रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ जरा समझ लेते हैं बेटा। रियलाइजेशन के नुकसान क्या होता है? डेबिट का मतलब नुकसान हुआ। नुकसान कब हुआ बेटा? जब भी रियलाइजेशन के टाइम पे हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, यानी कुएं में पैसा गिर रहे हैं,
उनकी भूख शांत कर रहे हैं, हाँ या ना? तो ये हमारे लिए फायदा या नुकसान है? नुकसान है। लायबिलिटीज की पेमेंट करवाना खुद करना या पार्टनर से बोल के करवाना, ये हमारे लिए क्या है? नुकसान ही तो है। इसलिए रियलाइजेशन डेबिट होता है। क्लियर है पहला पॉइंट? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 12,000। देखो बड़ा आसान सा पॉइंट है, इसकी हिंदी कर लें पहले, रुको मैं ही बताऊंगा। पहला सवाल पूरा मुझे बताने दो, अगले सवाल में आप लोगों का पार्टिसिपेशन। डेटर्स रियलाइज्ड यानी डेटर्स से पैसे वसूल हुए, डेटर से पैसे वसूल हुए, यही तो मीनिंग हुआ इसका। सर पैसे वसूल होते ही दिमाग में एक वर्ड तो आ गया, कैश। एक वर्ड आ रहा है कि पैसा आ गया, यानी कि एक चीज क्लियर हो गई, सर पैसा आ रहा है तो कैश तो डेबिट होगा। कितने रुपए? 12,000। क्या? 12,000। हाँ ठीक है। चलो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा ये डिसाइड कर लें। सर दो ही शब्द और बचे हैं, या तो रियलाइजेशन या पार्टनर का नाम। क्या इसमें कोई पार्टनर इन्वॉल्व है? क्या इसका कोई पार्टनर से लेना देना है? डेटर से पैसा मिला है, तो डेटर से पैसा मिला है तो क्या आएगा वर्ड यहां पे? टू रियलाइजेशन। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में 90% बच्चे जल्दीबाजी में पता है क्या लिख के आ जाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, पार्टनर्स नहीं। उन्हें ये 3 वाला पॉइंट तो पता ही नहीं होता ना कि जर्नल एंट्री में 3 ही शब्द आने हैं। वो क्या डेटर्स रियलाइज से दिमाग में क्या आता है? डेटर से पैसा मिला। और 11th क्लास से एक बात रट जाती है कि डेटर से पैसा मिला तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जबकि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर नहीं आएगी, क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डेटर वर्ड तो आ ही नहीं सकता जर्नल एंट्री में। इन 3 शब्दों के अलावा कोई शब्द आ ही नहीं सकता। और पेपर में करते हैं गलती, बेटा मैं आप लोगों का ही टेस्ट लेके दिखा दूंगा, आप ही लोगों में से कोई ना कोई गलती कर रहा होगा पेपर वाले दिन। आप लोग करते हो, जीता जागता सबूत हो आप लोग तो, है ना? चलो क्लियर है बेटा। सेकंड पॉइंट किसको समझ में नहीं आया पूछ लो। एक बात क्लियर हो गई कि पैसा आया, पैसा आया तो कैश डेबिट होगा। सर क्रेडिट क्या होगा? सर दो ही चीजें बची, या तो पार्टनर का नाम या रियलाइजेशन। पार्टनर का इससे कोई लेना देना है नहीं इस ट्रांजैक्शन में। इमेजिन कर रहे हो पार्टनर कहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ना इस ट्रांजैक्शन में, तो क्या नाम आएगा? दूसरा रियलाइजेशन। क्लियर है? चलो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। हैदर टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 12,000। ठीक है बेटा, हैदर एक पार्टनर था, ये पार्टनर है, ये सारी इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया। रिसीवर दिख रहा है, दिख गया सबको? क्या दिख रहा है? ये रिसीवर। हैदर एक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, है ना बेटा? तो क्या करेंगे? हैदर को डेबिट कर देंगे। हैदर डेबिट हो गया। कितने रुपए? 12,000। ये भी 12। चलो ठीक है। हैदर इन्वेस्टमेंट ले गया था बेटा। अब यानी कि दो ही चीजें और आ सकती हैं, या तो रियलाइजेशन या कैश। कहीं कैश दिख रहा है इस ट्रांजैक्शन में, वो बंदा क्या उठा के लेके गया? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट लेके गया ना, तो कैश तो वर्ड आएगा नहीं, तो तीसरा वर्ड क्या बचा? रियलाइजेशन। हैदर डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 12,000। वेरी गुड बेटा। चलो चौथा पॉइंट देखो, सन्डी क्रेडिटर्स 20,000 के थे, वर पेड एट 5% डिस्काउंट। पहले वैल्यू निकाल ले, देना कितना है? 20,000 के क्रेडिटर 5% निकालोगे 1,000 निकल जाएगा। आता है सभी को? 20,000 इंटू 5/100 यानी कि 1,000 रुपए। 1,000 रुपए डिस्काउंट यानी कि 1,000 कम देना है, तो देना कितना है? मैं आपको बता दूं, रियलाइजेशन के चैप्टर में यानी डिसोल्यूशन के चैप्टर में इंपॉर्टेंट वैल्यू ये नहीं होती कि डिस्काउंट क्या, इंपॉर्टेंट वैल्यू ये होती है कि देना कितना है। कितने रुपए देने हैं हमें? अब बात पूरी 19 की हो गया, 20 और 1 को भूल जाओ। 19,000 के बारे में बात चल रही है। क्या लिखा है? क्रेडिटर्स वर पेड 19,000, यही तो कहूं इसको। क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, यहां क्रेडिटर्स खड़े हैं, इनको 19,000 की पेमेंट करनी है। दिख रहा है कुछ? क्या दिखा? बोलो। कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश अगर जा रहा है तो क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए? 19,000। डेबिट किसको करेंगे? सर दो ही तो ऑप्शन बच गए, या तो पार्टनर का नाम या रियलाइजेशन। पार्टनर का कोई रोल है नहीं, क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा बेटा? नहीं ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है? ऐसी चीजें हो सकती हैं कि ना आए। अगला पॉइंट, रियलाइजेशन का एक्सपेंस था कितने रुपए का? 2,000 का। 90% बच्चे जल्दीबाजी में, राघव बताएगा इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। रियलाइजेशन, चलो अब पूछ ही लेता हूं, आप लोग बताना चाह रहे थे तो। हाँ रियलाइजेशन डेबिट नुकसान हुआ है। हाँ एंट्री बता दो तुम तो। टू कैश। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश? हाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश। मैं बता रहा हूं, जब बच्चे पेपर करके आते हैं तो वहां पे 70% से ज्यादा बच्चे, ये मान लो 10 बच्चों ने पेपर दिया तो 7 बच्चे ये एंट्री करके आते हैं। क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश। क्यों? 11th क्लास से जर्नल एंट्री रटी हुई होती है। सैलरी पेड, सैलरी डेबिट टू कैश। रेंट पेड, रेंट डेबिट टू कैश। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेकिन इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगना, क्योंकि यहां पे
तीन ही शब्द आ सकते हैं, कोई चौथा शब्द नहीं आ सकता। सर हमने क्या बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंस नाम का वर्ड तो आ ही नहीं सकता। तो चलो एंट्री बनाए एक बार अपने कॉन्सेप्ट से ही। सर एक बात तो इमेजिन कर ली कि रियलाइजेशन के समय खर्चा हुआ, जो पे किया, यानी कि कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। कितने रुपए, 2000। डेबिट क्या होगा, क्या पार्टनर डेबिट हो सकता है, नहीं, तो फिर डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब। चलो वेरी गुड बेटा। छठा पॉइंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये लो, ये आ गया। ये लॉस या प्रॉफिट, ये मान के चलो कि जब जर्नल का सवाल आता है तो लास्ट वाला पॉइंट है ना, यही मिलता है, लॉस या प्रॉफिट का ही। जनरली लॉस का मिलता है, प्रॉफिट का भी आ सकता है। जर्नल के जब सवाल होते हैं तो एक पॉइंट ये जरूर डाल देते हैं, वो प्रॉफिट या लॉस का, जिससे बच्चा पेपर में हो जाता है परेशान थोड़ा सा। अब इस एंट्री को बनाने के लिए क्या करना है, पहले आप आराम से सोच के देखो। रियलाइजेशन का लॉस, ये मान लो मैंने टी शेप अकाउंटिंग कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। जरा ये बताओ, अगर प्रॉफिट आता है तो किस तरफ आता है, लॉस आता है तो किस तरफ आता है। यहां अगर बैलेंसिंग फिगर बचती है लास्ट में, यानी ये प्रॉफिट है। यहां अगर बैलेंसिंग फिगर बचती है लास्ट में तो ये लॉस है। 11th में P&L अकाउंट पढ़ते थे, वहां पे भी यही होता था। यानी वैल्यू कहां बचती है तो लॉस होता है, क्रेडिट साइड में होती है तो लॉस होता है। अब मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में या इससे पहले भी शायद आप लोगों को सिखा हुआ है, लेजर से जर्नल बनाना सिखाया हुआ है ना। लेजर से जर्नल बनाने का मतलब होता है, अगर लेजर में मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये चीज कहां जा रही है तो जर्नल बना सकता हूं। मैंने मनी मन देखा कि यार लॉस अगर लेजर बनाता तो क्या होता, आपके नजरिए से देख रहा हूं उस डायरेक्शन से। ये टी शेप रियलाइजेशन अकाउंट है। सर लॉस है ना इस तरफ आ रहा होता, हाँ या ना, रियलाइजेशन यानी कि इधर आ रहा होता लॉस, तो रियलाइजेशन के किस साइड आया, क्रेडिट साइड में आया। यानी रियलाइजेशन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। जहां लेजर में होता है वहीं जर्नल में होता है। वैल्यू रियलाइजेशन के किस साइड है, क्रेडिट साइड में, तो यानी जर्नल में भी कहां आएगी, क्रेडिट साइड में। डेबिट किसको कर दोगे, पार्टनर्स। क्या नाम, दो ही पार्टनर्स थे, जेम्स और हैदर, ठीक है। रेशो क्या, वैल्यू क्या है, वैल्यू 10,200। वैल्यू है क्या 2:1, लाइक सुन के बोले जा रही हूं, 2:1। 3 से डिवाइड किया 3 3 3 चौक 12, 34 दूनी 68। बताओ क्लियर है या नहीं है। बांट दिया 10,200 को, बांटना तो आता है सभी को, 10,200 इंटू 2/3 इंटू 1/3। ये हो गया सवाल। और मैंने कहा था 19 मिनट से पहले, ये देखो 17 मिनट 22 सेकंड हुए हैं, यानी समय से पहले हो गया सवाल। एक एक बात को डिस्कस भी किया, पूछ भी लिया आप लोगों से, तब जाके सवाल हो गया। तो पेपर में कैसे नहीं होगा, 6 नंबर घर आने चाहिए। डिसोल्यूशन सबसे पहला ऐसा सवाल होना चाहिए जो सही हो, मतलब आपका, है ना, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये जो ट्रिक मैंने आपको बोर्ड पे बताई है बेटा, ये कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को, ढूंढ लेना, कर लेना गूगल कहीं पे भी, ठीक है। क्लियर है ये बात आप लोगों को, तुम दोनों को समझ में आई ये बात थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो बाकियों को क्लियर है, वैसे ये पॉइंट सबके लिए नया था, समझ में आया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोगों की मदद से मैं अगले सवाल करूंगा। अब सवालों को बेटा एक्चुअली क्या है, पुरानी नई बुक में सवाल बहुत चेंज कर रखे हैं डिसोल्यूशन से, तो हम लोग वैसे नई वाली बुक को ही फॉलो कर लेंगे, ठीक है। जो और फिर मैं जो सवाल करवा रहा हूं उनकी फोटो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो नई वाली बुक में देख लेता हूं अगला सवाल कौन सा है, पढ़ती तो होनी। ये था जेम्स और हैदर का सवाल। अगला सवाल है हमारे पास पी क्यू का है, वैसे तो होने को तो है ना, पी क्यू वाला छोड़ो, उससे अगला एक मशीनरी वाला, गौरव सौरभ। आप लोग देख लो पुरानी बुक वाले सारे, क्या आगे कोई सवाल गौरव और सौरभ के नाम से है, गौरव और सौरभ नहीं है, पुरानी बुक में नहीं है शायद, है ना। सवालों की एक्चुअली थोड़ी सी कमी है, सवाल अलग अलग सवाल हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ओरली बोलता हूं, आप लोग अपने आंसर्स बताएंगे जैसे जैसे मैं पूछता जाऊंगा, ठीक है। करें शुरू। बड़ा नहीं है, कौन सा वाला, नहीं बिल्कुल छोटा, 4 पॉइंट आए हैं पेपर। हाँ नहीं, मैं ओरली बताऊंगा पूरी हिंदी। नई बुक में तो है, पुरानियों में नहीं होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो मिल नहीं रहा, आप लोगों को मिल रहा है आगे कोई गौरव, कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो पे मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं एक बार, गौरव और सौरभ, ये रहा, ठीक है। और आप लोग को बाद में फोटो भेज दूंगा इस सवाल की, आप लोग ध्यान से सुन लें बस एक बार, ठीक है। वैसे हमारी क्लास में नई बुक्स ज्यादा है, पुरानी बुक्स ज्यादा है, पुरानी वाली है ना, तो चलो गौरव सौरभ करने के बाद पुरानी वाली बुक से कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 36 सवाल है किसका, गौरव सौरभ एंड वैभव। चलो बेटा सुन लो एक बार, ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये एक काम कर सकते हो, एक सेकंड, मिल गया सवाल सभी को बेटा,
चलो ठीक है, आ जाओ बेटा, चलो फोन में अब व्हाट्सएप में चला लेना सब लोग, है ना। चलो कहीं मौके का फायदा उठा लो। गौरव, सौरभ एंड वैभव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशो 2:1, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है सवाल में? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री असेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ये कुएं में सारी चीजें गिर चुके हैं और हमेशा गिरेंगे ही, तभी हमसे पूछेंगे। आगे क्या लिखा है? द असेट्स वर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलोज, यानी कुल मिला के पैराग्राफ फिर से यूजलेस निकला। वहां से एक ही बात काम आई कि इनका रेशो जो है वो 2:1 है। करें सवाल शुरू, चलिए देखते हैं। सवाल, वीडियो हो गई है 20 मिनट की, अब देखते हैं क्या ये 6 नंबर का सवाल है तो 12 मिनट में होना चाहिए, यानी 32 मिनट के पहले हम लोग कर लेते हैं या नहीं करते। आओ जरा देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि पॉइंट बड़ा लंबा है, जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोटा छोटा पढ़ो। देखो जब वो कहते हैं ना, वो एक तीली का गट्ठा एक साथ पकड़ते हैं तो टाइट होता है, नहीं टूटता है, एक एक तीली तोड़ने की कोशिश करते हो टूट जाती है। इस पूरे पैराग्राफ को छोटा छोटे से हिस्से में पढ़ो, आराम से समझ भी आएगा और कर भी लोगे। सुनो, अ मशीनरी विद बुक वैल्यू 6 लाख वॉज टेकन ओवर बाय गौरव एट 50%। इस बात को मैं समझाऊं, मशीनरी कितने रुपए की थी? ये कौन लेके जा रहा है? कितने पर लेके जा रहा है? 50% पर लेके जा रहा है, यानी कि 3 लाख रुपए पे लेके जा रहा है, हाँ या ना? बेटा जिन लोगों ने चैप्टर के बेसिक्स नहीं पढ़े उन्हें मैं बता दूं, इस चैप्टर में वो वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है जितने पे बिक रही है या जितने पे पार्टनर लेके जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। यानी जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूंगा तो 6 लाख लिखूंगा या 3 लाख? ठीक है, आगे बात करते हैं। Was taken over by गौरव at 50%, बस एंड आ गया। बेटा एंड से ना एक नया पॉइंट चालू हो जाता है हमेशा, किसी भी चैप्टर में एंड आ गया यानी कि ब्रेक ले सकते हो, लेकिन एंड लेके ब्रेक ले लिया यानी गौरव ले गया 3 लाख में। अब आगे पढ़ रहे हैं, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, पढ़े चलो। एंड स्टॉक वर्थ 5000, वर्थ का मतलब होता है कीमत, स्टॉक जिसकी कीमत है 5000 was taken over by a creditor of 9000 in full settlement of account। बेटा पहले पॉइंट में 2 बातें बोली है, पहली बात तो ये बोल दी पॉइंट नंबर 1 में, और दूसरी बात पता है क्या बोली है? कह रहे स्टॉक जो कि कितने रुपए का, 5000, वो कौन ले गया? क्रेडिटर्स ले गए, जिनका ड्यू कितना था, और वो भी फुल सेटलमेंट में ले गए, हाँ या ना? ये लिखा है ना फुल सेटलमेंट, हाँ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। 2 अलग अलग पॉइंट है, पहले ऊपर वाली की एंट्री बना लें फिर दूसरे की बात कर लेंगे। पहला पॉइंट बेटा गौरव मशीनरी ले गया, इसकी हाँ बनाते हैं आराम से, चलो आप लोगों की हेल्प से बनाते हैं। गौरव रिसीवर दिख रहा है, गिवर, ये गौरव मशीनरी उठा के लेके जा रहा है, रिसीवर दिख रहा है, बताओ डेबिट करूं या क्रेडिट? बिल्कुल सही जवाब बेटा, गौरव रिसीवर दिख रहा है तो गौरव को कर दूं डेबिट टू। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गौरव डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि वो मशीनरी ले गया। 11th में तो यही पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर में तो वर्ड आ ही नहीं सकता, इन 3 शब्दों के अलावा कोई चौथा वर्ड आ ही नहीं सकता। तो क्या करना है सर, क्या कैश लेके गया? नहीं, तो बचा क्या? रियलाइजेशन। तो क्या वर्ड आएगा? गौरव डेबिट टू रियलाइजेशन। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई जरा सा भी डाउट नहीं होगा, हाँ या ना? वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली एंट्री कर दी, एंड के बाद वाली बात बाकी है अभी, एंड के बाद वाली। बेटा एंड के बाद में क्या लिखा था कि यहां पे थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है, ये कुआं है, वो दिख रहा है आप लोगों को? ये तुमने वीडियो में ये वाली बात सुनी थी कि एक कुएं में पड़ा हुआ असेट को कोई कुएं में पड़ी हुई लायबिलिटी खा जाती है। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, आज घर जाके दोबारा देख लेना। सुनो मेरी बात, बेटा एक कुआं है जिसके अंदर एक क्रेडिटर भी गिरा पड़ा है, स्टॉक भी गिरा पड़ा है, हाँ या ना? क्रेडिटर को भूख थी 9000 रुपए की, यानी क्रेडिटर कितने रुपए मांगता था हमसे? उसको सामने स्टॉक पड़ा हुआ दिखा, कितने रुपए का? वो स्टॉक, अब भूखा तो था ही, कुएं में गिरा हुआ था, तो उसने क्या किया, स्टॉक उठा के खा गया। कितने रुपए का खा गया? लेकिन उसकी भूख पूरी शांत हो गई, यानी भूख 9000 की थी, मांगता वो 9000 था, लेकिन सामने स्टॉक दिखा उसका 5000 का, वो खा गया और कह रहा अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो बताओ अब वो रात को आवाज लगाएगा या नहीं लगाएगा भूत बन के? उसकी भूख बाकी है क्या? अभी 4000 की है, भूख शांत हो गई। अगर क्रेडिटर की भूख शांत हो गई है कुएं में पड़े पड़े और वो आपको आवाज नहीं लगा रहा है, तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री होगी या नहीं होगी? नो एंट्री। हमने चैप्टर के नोट्स में लिखा था क्या, जब भी कोई लाइबिलिटी किसी असेट को ले जाती है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। बेटा एक क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है जो किसको ले गई? स्टॉक नाम की असेट को ले गई, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। पेपर में ये बात बता के आनी पड़ेगी, ये नहीं कि सर मैं कुछ लिख के ही नहीं आया, एंट्री नहीं होनी थी। आपको लिख के आनी पड़ेगी क्या? नो एंट्री फॉर स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक ही तो लेके गया था, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। ये लाइन लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है?
क्यों पता है, बाद में बताता हूं सवाल खत्म होने के बाद। हाँ तुम पूछो। एक बात पूछूं, आपने कभी बताया था, भूल गया, ये फुल सेटलमेंट ना लिखा हो। फुल सेटलमेंट का मीनिंग ये होता, क्या पूछे? ना लिखा हो तो हम 4000 की पेमेंट तो करेंगे, 4000 की पेमेंट फिर हमें करनी पड़ती लास्ट में वार्निंग में, लेकिन यहां वो बताएगा कि फुल सेटलमेंट है या पार्टली है, ठीक है। खैर कल वाले सवाल में वो फुल सेटलमेंट माना गया था क्योंकि कुछ ऐसा वर्ड लिखा था, जो भी था वो कितने रुपए का स्टॉक लग गया, वैल्यू नहीं थी या पता नहीं क्या था। चलो, नो एंट्री फॉर स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, ये बात मेंशन करके आनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, चलो अब इजी लगेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट में था जो था लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू कितनी है 3 लाख वाज सोल्ड फॉर 4 लाख। ये बेच कितने में दी? सोल्ड, 4 लाख में बेच दी, और बेची है ब्रोकर यानी एजेंट, दलाल के थ्रू बेची है बेटा। ब्रोकर जिसने कितने रुपए चार्ज किया होगा कमीशन? 2%। एक बात बताओ बेटा, ब्रोकर ने 2% कमीशन 3 लाख पे लिया होगा या 4 लाख पे लिया होगा? 4 लाख का 2% होता है 8000, यानी ब्रोकर ने आपको अल्टीमेटली हाथ में कितने रुपए पकड़ाए होंगे? ये बात समझ में आई है? दोबारा समझाऊं? आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके कोई बिल्डिंग है, कोई फ्लैट बेच रहे हो, 4 लाख रुपए का फ्लैट बिका है, 40 लाख मान लो, 4 लाख मान लो, एक ही बात है। आप फ्लैट बेच रहे हो तो दलाल के थ्रू ही बेचोगे, खुद तो कहां ग्राहक ढूंढते फिरोगे। दलाल 2% कमीशन खाता है, आपको पता ही है ना, बाजार का रेट है। तो 4 लाख का फ्लैट बेचा उसने, 3 लाख का था। मैंने आपको पहले भी बोला इस चैप्टर में कोस्ट क्या है वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है जितने में वो बिका, वो वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर के अंदर। 3 लाख का था, यूजलेस लाइन, बेचा कितने में? 4 लाख में। लेकिन 4 लाख में बेचा तो आपने एजेंट को कमीशन भी बोला, उसने आपका फ्लैट आपके सामने 4 लाख में बेचा, उसने कहा 2% कमीशन दो, तो वो 4 लाख का 2% लेगा, यानी कि 8000 रुपए ले लेगा। अल्टीमेटली आपके पास कितने रुपए आए? 3,92,000 रुपए आए। हाँ या ना? जर्नल एंट्री बनाए बेटा, पैसा आता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? तो क्या करेंगे? कैश डेबिट 3,92,000 रुपए, ठीक है। 2, क्या यहां पे पार्टनर इन्वॉल्व है कोई? नहीं। जब पार्टनर नहीं है तो तीसरा शब्द कौन सा बचा? रियलाइजेशन। पेपर में जल्दीबाजी में बच्चे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। आपको क्या लिखना है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 3,92,000 रुपए। बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया सभी को? पक्की बात। एंट्री बनानी आ रही है, वैल्यू निकालनी आ रही है। इस पॉइंट पे 2 बातें सीखनी है, वैल्यू निकालनी और एंट्री बनानी। एंट्री बनानी तो आ गई होगी क्योंकि सर पैसा आता हुआ दिख रहा है, कैश डेबिट कर दिया, पार्टनर इन्वॉल्व है नहीं, तो तीसरा आइटम कौन सा बचा? रियलाइजेशन वही आएगा। वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि 4 लाख पे 2% कमीशन माइनस करना है ब्रोकर का, तो 3,92,000 रुपए आएगा। डन? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड। अब बेटा वैसे तो रिमेनिंग, अच्छा ऊपर जो क्रेडिटर थे ये कुछ क्रेडिटर थे 9,000 के, इनके अलावा भी क्रेडिटर रहे होंगे। ये एक ग्रुप था क्रेडिटर का जिस बंदे को भुगती 9,000 की, इनके अलावा कोई क्रेडिटर भी रहे होंगे सवाल में। तो रिमेनिंग क्रेडिटर का मतलब समझ गए कि कुछ और क्रेडिटर भी हैं जिनकी वैल्यू कितनी है? 76,000। इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड द रिमेनिंग असेट्स वर टेकन। बस एंड के बाद अलग पॉइंट होता है बेटा। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है कि रिमेनिंग क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर्स थे उनको पे कर दिए कितने रुपए? 76,000। यानी रियल में लिखा क्या है कि जितने के भी क्रेडिटर होंगे, हमें नहीं पता रिमेनिंग कितने थे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि क्रेडिटर को पेमेंट कितनी कर दी? 76,000 रुपए की। और इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? जितने के थे या जितने की पेमेंट हो गई? जितने रुपए गए। अच्छा कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि क्या कर दूं मैं? कैश को क्रेडिट कर दूं। डेबिट किसको करूंगा? बिल्कुल सही जवाब, रियलाइजेशन को, क्योंकि पार्टनर तो इन्वॉल्व है ही नहीं इस ट्रांजैक्शन में कहीं पे। तो कितने रुपए दिए क्रेडिटर्स को? 76,000। सर इसी में एंड के बाद भी कुछ लिखा है, वो भी तो पढ़ के बताओ। हाँ पढ़ते हैं, आ जाओ, एंड लिख देता हूं यहां पे। ये हिंट है आप लोगों के, है ना, सवाल की एंट्री बनाने के लिए हिंट जिनकी जरूरत पड़ी। आओ, कह रहा है कि एंड के बाद द रिमेनिंग असेट, पता नहीं कितनी असेट थी, लेकिन जो भी बची हुई थी उनके बारे में बोल रहा है। कह रहे द रिमेनिंग असेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव फॉर 17,000। बेटा वैभव पार्टनर है, वैभव असेट्स लेके जा रहा है, पता नहीं वो कितने रुपए की थी, लेकिन जितने की भी थी वो लेके कितने में गया? 17 में, है ना, 17,000 में। वैभव रिसीवर दिख रहा है, गिवर? रिसीवर दिख रहा है, तो क्या करोगे उसको? वैभव डेबिट 17,000 टू क्या लिख दोगे? असेट्स नहीं, टू रियलाइजेशन। कैश तो आएगा नहीं इस बार भाई, वैभव तो आ गया तो कैश आ नहीं सकता, क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। कितने रुपए?
17,000 रुपए। बताओ पेपर में गलत कराओगे क्या? नहीं ना। लास्ट फोर्थ पॉइंट, नहीं एक, हाँ फोर्थ, बैंक लोन ऑफ 3 लाख वाज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000। बेटा बैंक का लोन था, कितने रुपए का लोन था? 3 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट कितना बना उस पे? तो टोटल कितने रुपए देने अपन को? 3,21,000 देने हैं। ये तो दिमाग में बात आ गई कि मैंने ये लिखा नहीं, वैभव ले गया था क्या, स्टॉक ले गया था, कितने रुपए पे? 17,000 पे, है ना। चलो ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहे बैंक लोन की पेमेंट करनी है। बैंक लोन कितने का था? 3 लाख और 21,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल कितने रुपए पे करने होंगे? 3,21,000 रुपए पे करने होंगे, हाँ या ना? यही करना होगा, 3,21,000 की पेमेंट करनी है। तो बेटा पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? पैसा जा रहा है, हाँ या ना? तो पैसा जा रहा है तो क्या करोगे अगली एंट्री में? टू कैश 3,21,000 डेबिट किसको कर दोगे? पार्टनर का कोई रोल है नहीं, तो क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? 3,21,000। बेटा अगर सवाल में सवाल में बैंक लोन की बजाय यहां पे पार्टनर का लोन होता, पार्टनर का लोन, तो एक स्पेशल पॉइंट बन जाता है। अगर यहां बैंक लोन के बजाय पार्टनर का लोन होता, मान लो यहां पे नाम है गौरव, यहां पे होता गौरव्स लोन और पूरी लाइन यही होती, तो बेटा यहां एक स्पेशल बात आ जाती। यहां पे क्या वर्ड आता? रियलाइजेशन की बजाय यहां पे वर्ड आ जाता गौरव्स लोन अकाउंट। सर ये तो चौथा शब्द आ गया। जी हां, पार्टनर का लोन अलग से पे किया जाता है, यानी अगर यहां पे लोन पार्टनर का होता तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट वर्ड नहीं आता, यहां पे क्या वर्ड आता? गौरव्स लोन अकाउंट वर्ड आता। ये बात याद रहेगी कि पार्टनर के लोन को अलग से चुकता किया जाता है, इसलिए वो वर्ड आ सकता है। जब भी पार्टनर का लोन हो तो उसका नाम लिखना, क्योंकि गौरव पार्टनर है तो उसका नाम अलग से आएगा, लेकिन गौरव कैपिटल नहीं आएगा। क्या आएगा? गौरव लोन आएगा, जब भी ये सिचुएशन आए तो यहां पे समय हुआ है बेटा कितना? 31 मिनट। तो पता नहीं, मैं भूल गया कितने में करना था। 17 मिनट, 17 से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो ठीक है, तो जल्दी हो गया है ना। चलो ये देख रहे हो बेटा, बनी है, समय तो बचाएंगे ही, है ना। पैसे बचाएं तो समय भी बचाएं। चलो आगे आओ, कौन सा क्वेश्चन है अब? अगला क्वेश्चन, बुक तो सबके पास है ही। आदिराज और करण वाला सवाल है, करे बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, आदिराज और करण सवाल तो सबके पास हो गई बुक में, पुरानी वाली में मत ढूंढो आप लोग, फोटो ही देख लो आप लोग, फोटो ही देख लो, ठीक है। आदिराज करण चेक कर लो जिसके पास नहीं है। शुरू करें बेटा, चलो बातें बंद, आ जाओ बेटा। अगला सवाल है हमारा आदिराज और करण वाला। पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं मिलेगा, केवल इस बात को छोड़ के कि दोनों का रेशो 3:2 है। पहला पैराग्राफ पढ़ूं या छोड़ दूं? बस वहां पे ये है कि 3:2 है। अब पहला पॉइंट आ जाओ और आप लोगों की मदद से करता हूं, ठीक है। होमवर्क में करके लाना आप लोग सब, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं ओरली, बाद में आप वीडियो में देख के इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो। पूरा आंसर बता रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा बस। फर्नीचर ऑफ 70,000 वाज सोल्ड फॉर 68,000 बाय ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब जानते हो? नीलामी। नीलामी करने वाला होता है ना, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 13 हो गया, ठीक है। चलो जो भी होता है। एंड ऑक्शनियर्स कमीशन, वो जो ऑक्शनियर कर रहा है उस बंदे का कमीशन कितने का है? 2,000। अब एक बात सुनना, वो सामान जो आप बेच रहे हो फर्नीचर, उसकी कीमत थी 70,000। क्या कीमत इंपॉर्टेंट है? जितने में बेचा वो इंपॉर्टेंट है। कितने में बेचा? 68,000 में सोल्ड किया, और सोल्ड करने पे उस बंदे ने अपना कमीशन चार्ज कर लिया। कह रहा मैं आज ठक ठक करने आया हूं, 2,000 रुपए लेके जाऊंगा। तो 68 में से 2,000 तो उसने काट लिए। कितने रुपए आए? 66,000 रुपीज आ रहे हैं या जा रहे हैं? एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं जल्दी बताओ? 37। पहली एंट्री बन गई बेटा। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा चेयर कौन हिला रहे इतनी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए बेटा? 66,000। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ो बेटा। सेकंड, आदिराज लोन। ये लो आ गया, पिछले सवाल में जो मैंने पॉइंट आपको बोला था ना वो आ गया। आदिराज एक पार्टनर है और पार्टनर के लोन के बारे में बात चल रही है। लोन था कितने का? 35,000। सेटल्ड एट 37,500, यानी पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 37,500। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा लोन दे रहे हैं, पहली बात तो पैसा जा रहा है सर, पैसा जा रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि यहां तो टू कैश आएगा। कितना आएगा? 37,500, यानी जितना पे किया वो आएगा। सर डेबिट किसको करे? रियलाइजेशन को। सर पार्टनर इन्वॉल्व है तो उसका नाम आएगा आदिराज, और कैपिटल नहीं आएगा। क्या आएगा? ये वही पॉइंट है जो मैंने वहां समझाया था। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आउट ऑफ द स्टॉक, देखो थोड़ा लंबा सा पॉइंट है, आराम से इसकी मैथ समझना, समझ में आ जाएगा।
आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, यहां पे मैं लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट कर रहा हूं मैं, हमारे पास एक स्टॉक है, कितने रुपए का है बेटा ये स्टॉक? 80,000 रुपए का है, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं ना बेटा, पढ़ाई नहीं आगे तो। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करण टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। रुक रुक के पढ़ना बेटा, ब्रेक ले लेके। या देखो, इस स्टॉक में से करण कितना ले गया बेटा? 50%, यानी कि कितने का? लेकिन लेके कितने पे गया? लिखा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी पूरे पे लेके गया या 20% कम? 20% यानी 40,000 का 20% कम करोगे 8,000 कम, तो कितने रुपए पर वो लेके गया? 32,000 का तो करण ले गया। सामान था 40 का, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं कितने पे लेके जाऊंगा? 32 पे। आगे पढ़ो। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग का मतलब वाज सोल्ड, सोल्ड का मतलब पैसे आए, बेचने से पैसा आता है, तो रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ सर? 50% ये ले गया था तो 50% रिमेनिंग हुआ, हाँ या ना? ठीक है। वह सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी ये 40,000 पे बेचा या 30% ज्यादा पे? यानी 40,000 का 30% हुआ 12,000, तो ये कितने रुपए में बेचा? 52। हाँ या ना? ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। एक स्टॉक करण ले गया, दूसरा स्टॉक बेच दिया, और वैल्यू कौन सी आनी है? इसमें 32,000 और इसमें 52,000। पहले करण वाली बना दे। करण रिसीवर दिख रहा है बेटा, तो एंट्री क्या बन गई? करंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से एंट्री होगी? 32,000 से। दूसरा कैश में बिका, सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है कि बेचा, बेच के पैसा आता है, यानी क्या करेंगे? कैश डेबिट कितने रुपए? 52,000 टू रियलाइजेशन। बेटा ये जो मैंने वर्किंग नोट बनाया ऊपर, अगर ये समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि जर्नल तो आप बना लोगे, उसमें वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी, तो अगर वैल्यू डालनी नहीं आई तो वो मुझसे पूछ लो। 50% ऑफ द स्टॉक, यानी 80,000 का 50% हुआ 40,000, was taken over by current at 20% less than the book value, यानी 40,000 का 20% होता है 8,000, तो 40 में से 8 कम करके कितने पे लेके जाएगा? 32 पे, यानी करंट वाली एंट्री होगी 32। फिर उन्होंने बोला रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग का मतलब सर 80 का माल था, 40 का तो करंट उठा के ले गया था, कितने का बचा? 40 का और बचा। वो कह रहे हैं हमने बेच दिया, बेचेंगे तो कैश आएगा, यानी कि कैश में बेचा, कितने पे? 30% प्रॉफिट। सर किसका 30%? ऑब्वियसली 40,000 का, 40,000 का 30% होता है 12,000, जोड़ के बेचा, कितने रुपए आ गए? 52,000। तो 52,000 से ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगले पेज पे। अब बिल्स रिसीवेबल, अब देखो बेटा बीआर तो आप लोगों को 11th में ही समझ नहीं आता, 12th में कैसे समझ आएगा? ठीक है, हाँ थोड़ी देर के लिए एक बार जरा मैं पॉइंट बता रहा हूं, सुनेंगे एक बार। अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड। अब ना तो आपको यह पता कि अंडर डिस्काउंट क्या है, डिसऑनर फिर भी कुछ कुछ को पता होगा कि इसका मतलब होता है क्या हुआ? सम्मान होने की बजाय अपमान हो गया। ऑनर होता है सम्मान होना, डिसऑनर होता है अपमान होना, है ना? चलो डिसऑनर हो गया। एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट, एक्सेप्टर समझ नहीं आया होगा अब आपको, लेकिन इंसॉल्वेंट समझ आ गया होगा कि अगला बंदा दिवालिया हो गया। एक एक शब्द समझ आ रहा है आपको सवाल का। इंसॉल्वेंट हो गया, एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। अब ये पूरी लाइन सर गई सर के ऊपर से, कुल मिला के इसका मीनिंग समझ लो। बीआर को थोड़ी देर के लिए एक चेक समझो, क्या समझो? एक चेक। चेक डिसऑनर हो गया, आपने है ना किसी कस्टमर से चेक आया हुआ था, कितने रुपए का? 8,000 का चेक आया हुआ था, मैंने 3,000 का चेक आया हुआ था, मैंने वो बैंक में डाला हुआ था। डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या होता है? कि मैंने वो बैंक में जमा करवाया हुआ था। फिर उन्होंने बोला ये चेक डिसऑनर हो गया, यानी कि चेक का सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया, चेक बाउंस हो गया। बिल्कुल सही। डिसऑनर का मीनिंग क्या हुआ? चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस क्यों हुआ? क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मीनिंग क्या है? इस बंदे के पास पैसे नहीं है देने के लिए और चेक काट के दिए जा रही है ना? तो क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गई है तो चेक बाउंस हो गया, इसके खाते में पैसे नहीं थे और ये अब अल्टीमेटली बैंक को पैसे हमें देने पड़ेंगे। यहां पे क्या होता है, चेक की बजाय जब बीआर पॉइंट करते हो तो बीआर में क्या होता है, जैसे ही आप बैंक को बीआर देके आते हो ना, बैंक आपको बदले में पैसे दे देता है, क्या मानते हुए कि जिस दिन इस बीआर के पैसे लेने होंगे ये बंदा पैसे दे देगा। लेकिन जब बैंक पैसे लेने गया तो देखा ये इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये इंसॉल्वेंट हुआ तो बैंक किससे पैसे लेगा वापसी? हमसे। कुल मिला के जो लास्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो, हैड टू बी मेट बाय फर्म। और यहां से एक बात याद कर लो, क्या? कि सर पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। मेट बाय फर्म यानी पैसे किसको देने पड़ेंगे? फर्म को। फर्म पैसे देगी यानी पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। बिल्कुल सही। केवल मेट बाय फर्म को अंडरलाइन कर लो, हैड टू बी मेट बाय फर्म, और इसी से आप आंसर बनाओगे। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था, नहीं थर्ड पॉइंट था, चौथा पॉइंट।
सर एक बात तो पता चल गई कि हैड टू बी मेट बाय फर्म का मतलब फर्म को पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि कैश। कितने रुपए? 3000। और डेबिट करने का ऑप्शन ही क्या है सर? या तो पार्टनर या, बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्या आएगा? रियलाइजेशन। बेटा मैं गारंटी से, चैलेंज से कहता हूं, आप अपनी पूरी क्लास से जितने भी बच्चों को जानते हो, केवल टॉप टैलेंटेड की बात छोड़ देना, बाकी जितना भी हो टॉप टैलेंटेड को छोड़ के टैलेंटेड से भी पूछ लेना, इस एंट्री को कोई बता दे तो, और ये एंट्री आप लोग सब बना लोगे। बस इस बात को याद रखना, मेट बाय द फर्म को, मेट बाय द फर्म का मतलब पेड बाय द फर्म। आ रही है बात समझ में? कितनी आसानी से बन गई। बच्चा बिल्स का पॉइंट पढ़ते ही छोड़ देता है, कहता है ये तो समझ आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट पता ही नहीं है उसको कि बिल क्या है, एक्सेप्टर कौन है, डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, ये सारी बातें पता ही नहीं है। सिंपल सी बात आपको क्या समझने आई? मेट बाय द फर्म यानी फर्म को पेमेंट करनी पड़ी, फर्म पेमेंट करेगी तो कैश क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा। और कौन सा पॉइंट बचा अभी इसमें? एक और बच गया। मैंने आपसे रियलाइजेशन है, दो और है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 36,000। ये बात एक बात सुनना, अब यहां पे डिफरेंट पॉइंट है। देखो बेटा, पी&एल अकाउंट का जो पॉइंट होता है, पी&एल प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स में बढ़ता है। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं है। ये कौन सा है? पी&एल। ये इस कॉन्सेप्ट से हटके पॉइंट आ गया, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने सवाल किए थे चैप्टर के, तब जब बैलेंस शीट में पी&एल होता था, वो पी&एल कहां जाके बढ़ जाता था? पार्टनर्स में। यानी इसमें जो दो नाम आएंगे, एक तो पार्टनर होगा और दूसरा पी&एल होगा, हाँ या ना? तो प्रॉफिट था लॉस था? इस पॉइंट में बताओ ना। डेबिट बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बेटा ये पॉइंट जो है, ये सेकंड चैप्टर से पढ़ते हुए आप आ रहे हो, हर चैप्टर में ये पॉइंट आ रहा है। तो पी&एल का डेबिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और पार्टनर्स को क्या कर दोगे? कौन कौन थे? आदिराज और देख लो ना करण। रेशो क्या था? रेशो 3:2। बेटा आप लोग सवाल पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? 56,000 था ना? 56,000 को 3:2, 5 से डिवाइड करो, 5 के 5, 5 के 5, 11,200, 11 दूनी 22,400, 11 तिया 33,600। ठीक है बेटा? क्या बेटा? 22,400, 33,600। ठीक है, आया समझ में? ये एंट्री क्यों अलग बनी बेटा? ये पी&एल का वो वाला टॉपिक है जो आप चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसमें भी ये टॉपिक था, एडमिशन में भी था, रिटायरमेंट में भी था, डेथ में भी और डिसोल्यूशन, सब जगह सेम एंट्री होती है। पी&एल का डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांट देंगे। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 2,000 के, विच वर पेड बाय आदिराज। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रियलाइजेशन एक्सपेंस के पॉइंट को बनाने के लिए जरा ध्यान से समझना। देखो ये अच्छा पॉइंट आ गया। एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने करी है या आदिराज ने? आदिराज रिसीवर दिख रहा है, गिवर दिख रहा है? बिल्कुल सही जवाब, आदिराज गिवर दिख रहा है। तो क्या कर दूं आदिराज को? डेबिट किसको करूंगा? हमारे पास पैसे आ रहे हैं क्या? कैश तो आ नहीं सकता, तो क्या वर्ड आएगा? रियलाइजेशन। ये एंट्री दोबारा बताऊं क्या? 2000। कुशाग्र ये बात समझ में आई? लास्ट वाली एंट्री पक्का? क्योंकि पेमेंट आदिराज ने करी है तो आदिराज गिवर है, उसे क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन को। तो अब आप इस चैप्टर के क्या करना, जर्नल वाले जितने भी जिनके पास पुरानी बुक है वो पुरानी बुक के करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या नई बुक व्हाट्सएप पे फोटो भेजी हुई है उसके कर लें। कम से कम 3 सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करके आनी है जर्नल की, कम से कम 3 सवाल सबको करके आने, ठीक है? नहीं करे तो फिर कल देखना क्या क्लास होती है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।